नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज तक आपने बहुत सी प्रेम कहानियां सुनी होगी, चाहे तो वो हीर रांझा की हो, चाहे तो वो लैला मजनू की हो। ऐसी और भी बहुत सी प्रेम कहानियां हैं जिनकी लोग मिसाल दिया करते हैं और कहते हैं कि प्यार हो तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन आज जो मैं आपको प्रेम कहानी सुनाने वाली हूँ, इस कहानी की हम मिसाल तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये जो प्रेम कहानी है, इसे अगर हम खौफनाक प्रेम कहानी कहें तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। और ये जो कहानी है वो एक ऐसी कहानी है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था और मोहब्बत की जो पहचान है उसे ही बदल दिया गया था। ये प्रेम कहानी एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक प्रेम कहानी है जिसमें एक बेटी ने अपने प्यार को पाने के लिए अपने ही परिवार के 7 लोगों की जान ले ली थी। जी हाँ, अपने ही परिवार के माता पिता, भाई भाभी, उनका बच्चा, सभी लोगों को उसने मौत की नींद सुला दिया था। जिन लोगों ने उसे इतना बड़ा किया था, जिसे पढ़ाया था, लिखाया था, उन सभी को उसने जान ले ली थी। आज की जो कहानी है, जब आप इसे सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो कहानी है वाकई में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है बावनखेड़ी गांव से, जो कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा में है। बात है 14 और 15 अप्रैल की 2008 की। रात का वक्त था, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। मोहल्ले के अक्सर जो लोग हैं वो गहरी नींद में सो रहे थे। इसी सन्नाटे के बीच में रात की तकरीबन 2 बजे गांव के लोगों को किसी लड़की के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है, लेकिन उन्हें लगा कि शायद ये नींद की वजह से उन्हें एहसास हो रहा है। लोगों ने फिर उसे ध्यान से सुनने की कोशिश की तो उन्हें लगा कि ये जो आवाज़ है वो तो गांव का जो सबसे रईस व्यक्ति है, शौकत अली, उसके घर से आ रही है। जो शौकत अली है वो गांव में सबसे अमीर व्यक्तियों में गिना जाता था और जो शौकत अली है वो पेशे से कॉलेज में लेक्चरर थे। गांव में उनकी काफ़ी इज्जत हुआ करती थी। उनका जो घर था वो गांव का सबसे आलीशान घर था, जो पूरे 9 एकड़ में फैला हुआ था। जब लोगों ने शौकत अली के घर से आई आवाज़ को सुनने की फिर से कोशिश की और उन्हें लगा कि वाकई में सच में ही उसके घर से उनकी बेटी की जैसी आवाज़ आ रही है, तो वो उसकी घर की तरफ दौड़ते हैं। शौकत अली की जो बेटी शबनम थी वो बेतहाशा चिल्लाई जा रही थी। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था आखिर उसे हुआ क्या है, इसलिए मामले को समझना बहुत ज़रूरी था। तो लोग जो थे वो घर के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद लोगों ने अंदर का जो मंजर देखा, उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शबनम ने घर के अंदर आने वाले लोगों को अपने पिता के कमरे की तरफ इशारा किया। जब लोग कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि शौकत अली खून से लथपथ बिस्तर पर पड़े हुए हैं। इसके बाद लोग घर के दूसरे हिस्से में जाते हैं और वहाँ पर भी यही सब मांजरा नजर आता है। घर में मौजूद एक एक शख्स अपने स्थान पर मरा हुआ पड़ा था। उसे रात एक घर में 8 लोग थे, जिसमें से 7 की जान जा चुकी थी। जो 55 साल का शौकत अली था, जिसमें वो था, 50 साल की शबनम की माँ हाशमी थी, 35 साल के शबनम के बड़े भाई अनीश, शबनम का छोटा भाई राशिद, शबनम की भाभी अंजुम और शबनम की मौसी की लड़की राबिया और 10 महीने का भतीजा अर्श। ये सभी लोग ऐसे थे जो वहाँ पर मरे हुए पड़े थे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल था कि आखिर ये किसने किया और क्यों दिया, और इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बस सब इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि जो उस घर की इकलौती सदस्य बच्ची है, शबनम, शबनम ही इन सारी चीज़ों के बारे में बता सकती है। लेकिन जो शबनम है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो कुछ भी बोलने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं थी। और शबनम का ये दुख लोगों को तब समझ ही नहीं आ रहा था। जो गांव के जो लोग थे वो शबनम के प्रति हमदर्दी दिखा रहे थे। हर कोई शबनम को संभालने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने जब देखा कि 7 लोग दम तोड़ चुके हैं, आनन फानन में रात के अंधेरे में जो स्थानीय पुलिस है उसको घटना की जानकारी दी जाती है और जो पुलिस है वो मौके पर पहुंचती है। जब पुलिस भी इस पूरी खबर को सुनती है
तो तुरंत ही मौके पर पहुंच जाती है। खबर ही इतनी बड़ी जो थी, रातों रात इस घटना के बारे में तत्कालीन जो राज्य और केंद्रीय सरकार को भी जानकारी दे दी जाती है। खबर को मिलते ही सबसे पहले घटना स्थल पर जो स्थानीय पुलिस है वो पहुंचती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही पुलिस की पूरी बड़ी फोर्स की मांग की जाती है। अब हालात ऐसे हो जाते हैं कि सुबह का जो सूरज है उसको निकलने का लोग इंतजार करते रहते हैं। आज जो बावनखेड़ी गांव का सूरज था वो भी बहुत ही लोगों को खाने को दौड़ रहा था। हर एक व्यक्ति उदास था कि आखिर में इस बेटी का क्या होगा। अब जो फॉरेंसिक टीम थी वो भी घर पर कब्जा कर लेती है। शुरुआती जांच में लोगों ने जब शबनम से पूरे मामले को जानना चाहा तो शबनम बताती है कि वो छत पर सो रही थी। तभी उसे कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ को सुनकर वो नीचे आती है तो उसने देखा कि कुछ लोग हाथों में कुल्हाड़ी लिए हुए हैं और भाग रहे हैं। शबनम बताती है शायद वो लोग लुटेरे थे जो घर में लूटने की नीयत से घुसे थे। शबनम के इस बयान के बाद ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है और जो डकैत थे उन्होंने की शौकत अली के घर में डाका डालने की कोशिश की है और इसी दौरान 7 लोगों की हत्या कर दी है। उस समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थी। घटना की जानकारी होते ही जो मायावती थी वो भी तुरंत परिवार में जो इकलौती बची हुई शबनम है उसे 5 लाख रुपए देने की पेशकश करती है। साथ ही ये भी ऐलान किया जाता है कि इस घटना में शामिल किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। मायावती के इस बयान के बावजूद भी जो हंगामा था वो खत्म नहीं हो रहा था और जल्द से जल्द लुटेरों को पकड़ने की मांग की जा रही थी। हालात की गंभीरता को देखते हुए मायावती खुद को अमरोहा आने से रोक नहीं पाती है। अगले ही दिन हेलीकॉप्टर से वो घटना स्थल पर पहुंचती है। जो मायावती थी वो शबनम को भरोसा दिलाती है कि आरोपियों को ढूंढकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मायावती ने पहले ही शबनम को 5 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान कर दिया था, इसलिए वह अब उसे देना चाहती थी। मगर इस घटना की जो पुलिस जांच कर रही थी वो पुलिस से गुजारिश करती है कि हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद ही शबनम को मुआवजा देना चाहिए। इसके बाद इस घटना की जांच जो इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता है वो शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता पहले क्राइम सीन का बहुत ही अच्छे तरीके से मुआयना करते हैं कि कुछ भी वहां पर छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद शबनम से इस घटना के जो बाकी बातचीत है वो भी करते हैं। जब घर के सभी लोग मर गए थे तो शबनम अकेले कैसे इन सारी चीज़ों को फेस कर सकी, या जो लुटेरे थे वो शबनम को कैसे छोड़ दिया था, और घर की जो छत थी वहाँ पर वो लुटेरे क्यों नहीं गए। अधिकारी के इस जवाब से जो शबनम थी वो कहती है कि मैं नहीं जानती कैसे क्या हुआ था। अब जो अधिकारी है वो शबनम के इस सवाल के जो शबनम बताती है उसे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और वो कहते हैं कि जो अधिकारी थे वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर में शबनम झूठ बोल रही है। उन्हें बस यही लग रहा था। और अब जो शबनम थी उसे और पूछताछ शुरू की जाती है और अब अपनी जांच जो पुलिस वाले थे वो जारी रखते हैं। सबसे पहले सभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसका आने का इंतजार कर रहे थे और अब पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो भी आ चुकी थी, जहाँ जो एक्सपर्ट डॉक्टर थे उनकी टीम सारी चीज़ों का पोस्टमार्टम कर चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी व्यक्ति ने किसी भी तरह का कोई भी संघर्ष नहीं किया था, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि जो उन पर हमला किया गया था उस समय वो लोग बहुत गहरी नींद में थे, या अगर हम ये कहें कि वो लोग बेहोश थे तो भी गलत नहीं होगा। कहानी इन लोगों को बेहोश आखिर में वो कैसे हो गए, इस बात को कंफर्म करने के लिए आगे की जांच के लिए सैंपल भेजे जाते हैं। बहुत जल्द इस चीज़ के सैंपल भी आ जाते हैं और ये जो रिपोर्ट थी वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली थी, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा था कि शरीर में जहर के अवशेष पाए गए थे। यानी कि शरीर में जहर के अवशेष कैसे हो सकते हैं? ये तो हो नहीं सकता कि जो लुटेरे हैं वो पहले उन्हें जहर देंगे, उनके सोने का इंतजार करेंगे और फिर उन्हें मार देंगे। आखिर ये कैसा सवाल था, कैसा जवाब था, पुलिस खुद अब सोच नहीं पा रही थी। अब जो घर की इकलौती बच्ची शबनम थी
उसे हिरासत में लिया जाता है और उसे पूछताछ की जाती है। इसी दौरान जो शबनम थी उसकी जो तबीयत है वो थोड़ी खराब होने लग जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक शबनम ने घटना वाली रात एक नंबर पर 52 बार कॉल किया था। पुलिस ने दूसरे नंबर की जो जांच है वो भी शुरू कर दी। पता चला कि वह नंबर किसी सलीम नाम के व्यक्ति का है। अब सलीम की तरह जो पुलिस की जांच थी वो शुरू हो जाती है। इधर शबनम से भी पूछताछ की जाती है। शुरुआती जांच में शबनम ने बताया था कि कोई व्यक्ति छत के रास्ते से घर के अंदर आया था और उसने घर के सभी सदस्यों की हत्या कर दी, जबकि जो शबनम है वो छत पर सो रही थी और जो लुटेरे थे उन्होंने शबनम को नहीं मारकर घर के बाकी सदस्यों की हत्या की थी। शुरुआती जांच में शबनम की ये बात झूठी साबित हुई, क्योंकि जांच में सामने आया कि जो छत पर जाने वाली सीढ़ियां थी उसका दरवाज़ा बंद था। ऊपर से छत से ज़मीन की जो ऊंचाई है वो 14 फीट थी और दीवार पूरी तरह से प्लास्टर की हुई थी। ऐसे में 14 फीट की दीवार को बांधकर छत पर जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी बदमाश अपने साथ में सीढ़ी लेकर आएगा कि उसे छत पर चढ़ना है। मगर ये जो शबनम की बात थी वो पूरी तरह से खारिज कर दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह का उठ चढ़ने का छत पर कोई भी रास्ता नहीं था। अब तक की पूछताछ में यही सामने आ रहा था। शबनम का ये जो दावा था वो झूठा साबित हो जाता है। पुलिस चाहती तो तुरंत शबनम के साथ सख्ती से पेश आ सकती थी, मगर मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस वाले कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते थे और बस वो शबनम से पूछताछ जारी रखे हुए थे। जो सलीम था उसे अब उठा लिया गया था। सब कुछ साफ हो चुका था। इस मामले में पहले तो सलीम का नाम तब आया था जब पुलिस ने शबनम की जो कॉल डिटेल है उसे निकलवाया था। ये दूसरा मौका था जब किसी ने सलीम का नाम लिया था, इसलिए सलीम से भी पूछना जरूरी है। वैसे सलीम से घटना के अगले दिन ही पूछताछ हुई थी, मगर कुछ भी संदिग्ध न मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया गया था। अब मुखबिर की सूचना मिलती है और कॉल डिटेल के आधार पर एक बार फिर से 17 अप्रैल को सलीम से पूछताछ की जाती है। इस बार भी सलीम इधर उधर की कहानी सुनाता रहता है, मगर जब पुलिस वाले उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो सलीम की जो हालत है वो ख़राब होने लगती है। फिर वो एक ऐसी कहानी और एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाता है जिसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सलीम बताता है कि वो हत्या हमने की है। सबूत के तौर पर सलीम पुलिस को वह कुल्हाड़ी भी दे देता है जिसका इस्तेमाल सलीम ने इन लोगों की हत्या करने के लिए किया था। मगर सलीम ने ऐसा क्यों किया? जवाब में सलीम बताता है कि उसने ये सब कुछ शबनम के कहने से किया था। शबनम का नाम आते ही एक बार फिर से पूछताछ के लिए उसे बुलाया जाता है। पुलिस ने जब शबनम को सलीम के दावों के आधार पर गिरफ्तार किया तो वह कहने लगी कि वो सलीम को नहीं जानती है। उसने सलीम को कुछ भी करने के लिए नहीं कहा है, वह झूठ बोल रहा है। इस पर पुलिस वाले उसके जो कॉल रिकॉर्ड्स थे वो उसे दिखाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम सलीम को नहीं जानती हो तो फिर हत्या वाली समय तुमने उसे 52 बार उसी रात को फ़ोन क्यों किए थे? जब तुम सलीम को जानती ही नहीं तो फिर इतने फ़ोन क्यों? इसका कोई भी सटीक जवाब शबनम के पास नहीं था। शबनम अब भी कुछ भी सच को बोलने को तैयार नहीं थी। इस कारण पुलिस वालों ने अब शबनम का और सलीम का आमना सामना कराने का फैसला किया। यहाँ भी शबनम अलग कहानी सुनाती रही। इस पर सलीम शबनम से कहता है, मैंने पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया है, बेहतर है तुम भी सब कुछ कबूल कर लो। बात सुनकर जो शबनम है वो अचानक दहाड़े मारकर रोने लगती है और फिर आखिरकार एक रूम में ले जाने के बाद वो सच्चाई को कबूल करती है। कई घंटा तक शबनम से पूछताछ होती है और फिर पुलिस की और इस घटना के पूरी तरह से जानकारी दे दी जाती है। पुलिस के मुताबिक 7 लोगों की हत्या शबनम और सलीम ने अपने प्रेम के लिए की थी। पूरी कहानी कुछ यूँ थी कि जो शबनम है गांव के सबसे अमीर घराने की बेटी थी। शबनम के पिता शौकत अली कॉलेज में लेक्चरर थे। शबनम का भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके कंपनी में नौकरी कर रहा था, जबकि दूसरा भाई भी नौकरी में लगा हुआ था। शबनम खुद इंग्लिश और भूगोल के विषय में एमए कर चुकी थी। घटना के समय जो शबनम है वह बतौर एक स्कूल में पढ़ाती थी।
शबनम के घर के ठीक बाहर एक लकड़ी कटाई का काम करता हुआ एक लड़का था जिसका नाम सलीम था। शबनम जब भी बाहर जाती तो उसकी नज़र अक्सर सलीम पर पड़ती थी। रोज आते जाते शबनम को सलीम अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे वो सलीम से प्यार करने लगी थी। मौका मिलते ही एक दिन सलीम से वो अपने प्यार का इजहार कर देती है। सलीम भी बताता है कि वो भी उसे पसंद करता है। अब बीते समय के साथ शबनम और सलीम एक दूसरे को जान छिड़कने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से शादी का वादा कर लेते हैं, मगर यहाँ कई तरह की दीवारें बीच में आ रही थी। एक तरफ शबनम का जो परिवार था वो इलाके का सबसे इज्जतदार, पढ़ा लिखा और अमीर घराना था, और जो शबनम है खुद भी डबल एमए कर चुकी थी, जबकि जो सलीम है वो 5वीं फेल लकड़ी की मिल में काम करने वाला एक लड़का था। बावजूद शबनम ने घर पर बात करने का फैसला किया। वो अपने पिता से कहती है कि पापा, मैं सलीम को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। शबनम की बातें सुनकर उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो शबनम को समझाते हैं, मगर शबनम किसी की भी बात नहीं मानती है। वो सलीम से शादी करने की जिद पर अड़ जाती है और उसकी ये जो जिद थी वो चलती रहती है। अंत में जब शबनम को लगने लगा कि परिवार वाले उसकी शादी सलीम से नहीं करवाएंगे और उसके लिए लड़का देखा जाने लगा है, और अब जो घर वाले हैं वो उसे किसी भी कीमत पर सलीम के पास नहीं जाने लेंगे, तो इधर जो शबनम थी वो सलीम के साथ मिलकर अपने घर वालों की हत्या का प्लान बनाती है। और वो चाहती थी कि जो पिता की पूरी जायदाद है वो भी हमारी हो जाएगी। इसी के बाद शबनम और सलीम मिलकर सोचते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा भी आ जाएगा और साथ ही सबका काम भी खत्म हो जाएगा, और वो जहर देने का प्लान बनाते हैं। लेकिन सलीम बाजार में जाकर जहर खरीदकर शबनम को देता है। इसके बाद शबनम मौके की तलाश में लग जाती है। 14 अप्रैल 2008 का दिन इस घटना को अंजाम देने के लिए चुना जाता है। इस दिन शबनम के 2 भाई घर से बाहर गए हुए थे। बड़े वाला भाई था, वो शबनम अपने भाई को फ़ोन करके कहती है कि आप घर आ जाइए, बल्कि रात को हम सभी साथ में खाना खाएंगे। बहन ने अपने भाई को घर बुला लिया और दोनों भाई इनकार नहीं कर सके और वो वापस घर आ जाते हैं। रात में शबनम अपने मौसेरी बहन राबिया के साथ मिलकर खाना बनाती है और बड़े प्यार से सबको खिलाती है। खाना खाने के बाद सभी लोग बैठ जाते हैं। तभी शबनम पूछती है कि चाय कौन कौन पिएगा। चाय का नाम सुनते ही सभी लोग खुश हो जाते हैं। हम सभी लोग चाय पिएंगे। इतना सुनने के बाद शबनम किचन में जाती है और चाय बनाने लगती है। चाय बनाने के बाद चुपके से वो जो सलीम ने उसे जहर दिया था उस जहर को वो चाय में मिला देती है और परिवार के सभी सदस्यों को पिला देती है। चाय पीने के बाद सभी की तबीयत खराब होने लगती है और सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। जहर के असर की वजह से सभी खामोश हो चुके थे। संभवतः सभी लोग मर चुके थे, मगर शबनम को तसल्ली नहीं होती है और वो तुरंत अपने बॉयफ्रेंड सलीम को फ़ोन करके बुलाती है और कहती है कि इन सभी को कुल्हाड़ी से मारकर ख़त्म कर दो ताकि इसे हम लूटपाट का नाम दे सके। खाने के बाद शबनम और सलीम मिलकर एक के बाद एक सभी लोगों के गले पर कुल्हाड़ी मारकर उन्हें मार देते हैं। 6 लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद सलीम शबनम के घर से निकलकर चुपके से चला जाता है। अभी सलीम को गए कुछ ही मिनट हुए थे, तभी शबनम का फिर से सलीम के पास वो फ़ोन करती है और शबनम कहती है कि वापस आओ, क्योंकि अभी भी भतीजा अर्श जिंदा है जिसकी उम्र महज 10 महीने की थी। इस पर सलीम कहता है कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा और उसको तुम मार दो। इसके बाद शबनम फ़ोन काट देती है और अपने हाथों से अपने 10 महीने के भतीजे का गला दबा देती है, जिससे वो भी मर जाता है। शबनम आधिकारिक तौर पर बताती है कि जो ये सारी चीज़ें हैं वो उन दोनों ने ही मिलकर की है, यानी कि शबनम और सलीम ने। दोनों पर हत्या समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। मामले की जो सारी रिपोर्ट थी वो कोर्ट को पेश की जाती है और अब जो शबनम और सलीम है उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। दोनों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया जाता है। वहाँ से उन्हें फांसी की सज़ा का हुक्म दिया जाता है। लेकिन इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में जब ये सारा केस चल रहा था तो शबनम की तबीयत एक बार अचानक से ख़राब हो जाती है और उसे जब डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर कहता है
कि जो शबनम है वो गर्भवती है। अब जो शबनम है उसे डॉक्टर को दिखाया जाता है, उसे जेल भी भेज दिया जाता है और उसे फांसी की सज़ा भी सुना दी जाती है। लेकिन जब शबनम की गर्भवती होने की बात सामने आती है तो जो शबनम है उसका इलाज करवाया जाता है और जो शबनम है वो एक बेटे को जन्म देती है। और जब तक कोई भी व्यक्ति अगर जेल में है और तब तक उसका बच्चा जो है वो 5 साल का नहीं हो जाता है, तब तक उसे फांसी की सज़ा नहीं दी जाती है। तो अब इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था कि जो शबनम है उसका जो बेटा है वो 5 साल का हो जाए और फिर शबनम को फांसी की सज़ा सुना दी जाए। अब जो शबनम का बेटा है जब वो 5 साल का हो जाता है तो शबनम के बेटे को गोद देने के लिए लोगों से बातचीत की जाती है, क्योंकि जो शबनम है उसके परिवार का हर सदस्य खत्म हो चुका था जो उसके बेटे को गोद लेता। उसके जो बाकी के रिश्तेदार वगैरह थे वो भी शबनम के बेटे को कोई भी गोद नहीं लेना चाहता था। इसलिए जो सरकार है वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अनाथ बच्चे को गोद लेना चाहता है, जिसको बच्चे की ज़रूरत है, ऐसे व्यक्ति को शबनम के बेटे को गोद देने की पेशकश करती है। बहुत से लोग आगे भी आते हैं इसके लिए, लेकिन जो शबनम है वो इनकार कर देती है। तभी एक व्यक्ति जिसका नाम उस्मान सैफी है, वो शबनम का कॉलेज का दोस्त हुआ करता था और वो उस बच्चे को गोद लेना चाहता था। तो पहले तो शबनम उसे इनकार कर देती है, लेकिन जब वो उसके लिए बहुत कोशिश करता है, हर मुमकिन कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो शबनम से ये भी वादा करता है कि अगर वो अपने बेटे को उसे गोद दे देगी तो वो खुद कभी भी बच्चे पैदा नहीं करेगा। और इसी शर्त पर जो शबनम का बेटा है उसे उस्मान सैफी को गोद दे दिया जाता है। अब जो शबनम है उसकी जो याचिका है, यानी कि जो कोर्ट के पास थी, जिसे फांसी मिलनी थी, उसके लिए जो राष्ट्रपति है वहाँ पर भी अपील की जाती है। बाकी हर जगह कोशिश की जाती है कि जो शबनम है उसको फांसी ना मिले, क्योंकि जो शबनम का वकील था वो चाहता था कि जो शबनम है उसे उम्र कैद ही मिलती रहे, उसे फांसी की सज़ा ना मिले। और इसके लिए जो उसका बेटा था, जो हालांकि अभी काफ़ी बड़ा हो चुका है, उस बेटे ने भी राष्ट्रपति से अपील की थी कि उसकी जो माँ है उसकी जो सज़ा है वो उम्र कैद में ही हमेशा चलती रहे, यानी कि उसे फांसी ना दी जाए। हालांकि अभी जो शबनम है उसकी जो फांसी की सज़ा है वो अभी चल रही है, उसे फांसी मिलती है या नहीं मिलती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन शबनम ने जो किया वाकई में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। और इस घटना को सुनने के बाद में यही लगता है कि कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन क्या इस तरह से प्यार अंधा होता है कि व्यक्ति अपने प्यार को पाने के लिए, या कहे कि इस बेवकूफ़ी भरे जुनून के लिए, अपने ही परिवार के लोगों की जान ले ले। ये जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि इन सारी चीज़ों से जितना रह सके उतना दूर रहने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई पसंद है तो आप अपने घर वालों से बात कीजिए, कोशिश कीजिए मनाने की, लेकिन फिर भी अगर नहीं मानते हैं तो फिर आप छोड़ दीजिए ना उस इंसान को। क्यों इतने लोगों की ज़िंदगी खराब करते हैं, जैसा कि शबनम ने किया। ना उसे प्यार मिला और ना ही उसका परिवार बचा, और आज वो खुद सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी काट रही है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में, तब तक के लिए नमस्कार।